वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे टेस्ट लेने वाले हैं राजस्थान के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों से संबंधित 30 इंपोर्टेंट प्रश्नों का। दोस्तों यह टॉपिक इतना शानदार है कि आपकी बीएसटीसी पीटीटी 2023 के लिए यहां से आपके 2 से लेकर 3 प्रश्न अवश्य बन सकते हैं। तो इस टेस्ट को पूरा देखना दोस्तों। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी, क्योंकि हमारे राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी रोजाना लाइव क्लासें होती है प्रत्येक सब्जेक्ट की। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपकी संपूर्ण बीएसटीसी पीटीटी 2023 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत सही ढंग से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जरूर देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है सभी प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के टेस्ट की। ठीक है, तो 30 प्रश्न पूछूंगा, 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताकर जरूर जाना। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि गोसुंडी जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं, इसमें राजस्थानी भाषा नहीं आएगा, पाली नहीं आएगा, प्राकृत नहीं आएगा, अपने संस्कृत भाषा में लिखे गए थे गोसुंडी के अभिलेख। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय के ब्राह्मण कहा गया है? तो किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय के ब्राह्मण कहा गया है? तो प्यारे साथियों ये अपने बिजोलिया का शिलालेख में कहा गया है चौहानों को वत्स गोत्रीय के ब्राह्मण। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने प्यारे साथियों कि कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो कौन सा इसमें से अभिलेख है जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? दोस्तों इनमें से मंडोर के प्रतिहारों की जो इतिहास की जानकारी है वो अपने घटियाला का अभिलेख देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है? दोस्तों एकलिंग शिलालेख जो अपने 1488 में पाया गया था, लिखा गया था, उसका जो लेखक है वो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है महेश्वर अपने एकलिंग शिलालेख का लेखक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का इनमें से नहीं है? दोस्तों सिक्का मेवाड़ राज्य का इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इनमें से सभी के सिक्के अपने मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्यारे साथियों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कहला है कि लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था? तो लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही जो सिक्के थे उनका निर्माण अपने कहां होता था? तो प्यारे साथियों अपने सोजत में होता था। और सोजत कहां पे है? तो पाली में मिलता है अपने सोजत। ठीक है, पाली जिले में है सोजत। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे जो किस नाम से जाने जाते थे प्यारे साथियों? वो अपने जानते थे सिक्का एलसी के नाम से जाने जाते थे और बहुत ही प्रसिद्ध सिक्के हुआ करते थे उस जमाने के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों रावशाही सिक्कों का संबंध आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है अलवर जिले से संबंधित है रावशाही सिक्कों का संबंध। ठीक है, चलिए दोस्तों राजस्थान के इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो ज्यादातर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो सिक्के होते हैं, ठीक है, और एक शिलालेख होते हैं और एक अभिलेख होते हैं। इनसे ही हम राजस्थान का जो इतिहास है उसको जान सकते हैं। और ग्रंथ भी अपने राजस्थान के इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीएसटीसी की चाहे आप पिछला पेपर उठाकर देख लेना, कोई सा अभी उसमें यह प्रश्न जरूर आया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन सा है? तो आपको बताना है बड़ली का शिलालेख अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सिक्का है। और अगला भी प्रश्न इससे संबंधित है कि राज्य के किस स्थान से बड़ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपने अजमेर से अपने बड़ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के समीप गोसुंडी शिलालेख में सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है। तो चित्तौड़ के समीप अपने गोसुंडी शिलालेख है, उसमें हमें दोस्तों भागवत धर्म का अभिलेख भागवत धर्म का जो उल्लेख अपने देखने को मिलता है गोसुंडी शिलालेख में। चलिए प्यारे दोस्तों बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि नादसा नामक गांव कहां स्थित है जहां से नादसा यूप स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था?
तो ये दोस्तों नादसा, अपने नादसा नामक जो गांव है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए, अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जहां से अपन को नादसा यूप स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि निम्न में से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। दोस्तों बप्पा रावल को विप्रवंशीय दोस्तों अपने कुंभलगढ़ शिलालेख में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह शिलालेख जिसमें सामंतवादी व्यवस्था तथा तांत्रिक विधियों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऐसा कौन सा विलेख है जिसमें सामंतवादी व्यवस्था तथा तांत्रिक विधियों का उल्लेख देखने को मिलता है, और दोस्तों वो अपने है कौन सा विलेख है, सामंतवादी व्यवस्था तथा तांत्रिक विधियों का उल्लेख देखने को मिलता है, वो गंगधार शिलालेख में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया था। दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर आप सबको पता है, ठीक है, उसी से संबंधित यह है कि रणकपुर जैन मंदिर जो अपने पाली में है, उसका जो अभिलेख है, रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यह अपने चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया था। ठीक है, अगला है कि निम्न में से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल व कालभोज व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति होना बताया गया है, लेकिन कालभोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें ऐसा कहा गया है। दोस्तों ऐसा अपने रणकपुर शिलालेख में कहा गया है, और रणकपुर कहां पे है, रणकपुर अपने पाली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्न में से वह शिलालेख जिसमें महाराणा कुंभा को एक विजेता शासक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, धर्मपरायण, न्यायप्रिय प्रजा सेवक बताया गया है। दोस्तों ऐसा अपने महाराणा कुंभा के बारे में रणकपुर शिलालेख में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कुंभलगढ़ शिलालेख को कितने शिलाओं पर खुदवाया गया है। दोस्तों कुंभलगढ़ जो शिलालेख है उसको अपने 5 शिलाओं पर खुदवाया गया है। शिला यानी होता है दोस्तों पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को, जो बड़े बड़े पत्थरों की जो चट्टान होती है उसको शिला के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कवि महेश अत्रि व कान्हा व्यास ने किस एक शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया था। दोस्तों जो अपने कवि महेश हो गए, अत्रि हो गया, व कान्हा व्यास, इन्होंने दोस्तों कुंभलगढ़ शिलालेख में अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है रघुवंश तिलक किन शासकों को कहा जाता है। दोस्तों रघुवंश तिलक अपने, याद रखना, कछवाहा राजवंश के शासकों को कहा जाता है रघुवंश तिलक। चलिए अगला प्रश्न है किस शिलालेख में कछवाहा शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ये अपने आमेर के शिलालेख से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह शिलालेख जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन, श्रेष्ठ वर्ण लेखन करता व अनेक मंदिर भवन दुर्गों का निर्माण करने वाला बताया गया है। दोस्तों ये अपने बताया गया है कीर्ति स्तंभ में, ठीक है, कीर्ति स्तंभ में बताया गया है। अगला आपसे पूछ सकता है कि कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे, इसके बारे में आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो अपने महेश भट्ट थे। अगला कि निम्न में से वह शिलालेख जिसमें राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। दोस्तों ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। दोस्तों वो है अपने कीर्ति स्तंभ, ठीक है, इसमें ही अपने राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है इस शिलालेख के अंदर। अगला प्रश्न है कि उदयपुर के एक लिंग मंदिर से प्राप्त नाथ प्रशस्ति में किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है। तो नाथ प्रशस्ति में दोस्तों अपने किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय की जानकारी देखने को मिलती है। दोस्तों यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, सम्मिलित करने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक तरफ है सूची फर्स्ट, एक तरफ है सूची सेकंड, एक तरफ है शिलालेख और कुछ प्रशस्तियां, और एक तरफ उनके लेखक हैं दोस्तों, ठीक है, इनके बारे में अपन को बताना है प्यारे साथियों। चलिए आप सबको पता है कि राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए राज प्रशस्ति अपने रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और बिजोलिया शिलालेख दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए गुणभद्र के द्वारा लिखा गया था। और बीकानेर प्रशस्ति दोस्तों अपने राय सिंह के द्वारा लिखी गई थी। और अपने रणकपुर प्रशस्ति दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, रणकपुर प्रशस्ति दोस्तों अपने देपाक के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर अपना आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बसंतगढ़ शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है, जिसमें राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो अपने कहां से प्राप्त हुआ है, जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें दोस्तों अपन को राजस्थानी यादित्य जो शब्द है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। दोस्तों बसंतगढ़ अब सबको पता है ये अपने सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कणसावा के शिलालेख में मौर्य वंशीय राजा धवल की जानकारी मिलती है। यह शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो कणसावा का जो शिलालेख है वो प्यारे साथियों कोटा से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि जावर के शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागेश्वरी कहा गया है। दोस्तों जावर कहां पे, जावर अपने भरतपुर में है। ठीक है, तो जावर के शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागेश्वरी कहा गया है। दोस्तों अपने राणा कुंभा की पुत्री को वागेश्वरी कहा गया है अपने जावर में। ठीक है, जावर के शिलालेख में। अगला है कि अचलेश्वर प्रशस्ति में आबू से प्राप्त राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। जो अचलेश्वर जो प्रशस्ति है दोस्तों वो आबू से प्राप्त हुई थी, माउंट आबू से। ठीक है, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। दोस्तों वो अपने किससे बताई गई है राजपूतों की उत्पत्ति अचलेश्वर प्रशस्ति में। दोस्तों अग्निकुंड से बताई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले हमने इसके बारे में बात कर ली, बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। अगला है बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासनकाल का स्वर्णकाल कहा गया है। दोस्तों बिजोलिया जो शिलालेख है वो अभिलेख है, उसमें किस चौहान राजा के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा गया है। दोस्तों अपने विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ 30 से लेकर 32 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बताकर जरूर जाना। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण पीटीटी बीएसटीसी 2023 का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।